जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो में। और आज की वीडियो में हम यहां पर आरबी टेक्नीशियन की पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि भैया ये जो वैकेंसी आई है 6557, इसमें ग्रेड 1 का कितना है, ग्रेड 3 का कितना है। इसमें लोग जो कंफ्यूज हैं कि भाई यहां पर हम जो डिग्री लेकर के चल रहे हैं उसके आधार पर 1 भर सकते हैं कि 3 भर सकते हैं, क्या दोनों के फॉर्म अलग भरने हैं कि यहां पर जो है एक ही फॉर्म से हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एज का यहां पर क्या क्राइटेरिया है, फीस का यहां पर क्या मामला है, सैलरी हमें कितनी मिलती है, प्रमोशन से हम कहां तक जाएंगे, पढ़ना क्या पड़ेगा, कट ऑफ कितनी गई थी, तमाम तरह के मन में आपके ऐसे सवाल होने वाले हैं। तो आज इस अकेले वीडियो से हम आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको दे देंगे। पहली बात तो कही गई जी, फॉर्म भरने का डेट 30 जून यानी आज से आपका फॉर्म भरने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर के आरआरबी की वेबसाइट पर फॉर्म इसकी भर सकते हैं। ठीक है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? तो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक, कुल मिलाकर के 1 महीना मिला है, क्योंकि लाखों की संख्या में इसमें कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा उनको समय चाहिए होता है फॉर्म भरने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए, उसके बाद में पेमेंट के लिए, तो 1 महीने का पूरा पूरा वक्त मिलता है। आप इसके फॉर्म को जब भरेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, 500 रुपए फॉर्म भरने का लगता है। लेकिन जब आप इसका पहला सीबीटी 1 पेपर देने जाते हो तो 400 रुपया वापस हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितने पेपर होते हैं? प्री होता है, मेंस होता है, क्या होता है? सिर्फ एक पेपर होता है, और वो पेपर देकर के घर पर पहुंचोगे, कुछ दिनों के अंदर में तुम्हारे 400 रुपए वापस हो जाएंगे। और एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट के 250 रुपए फॉर्म के भरे जाते हैं, बट पेपर देने के बाद में पैसे वापस हो जाते हैं। तो यहां जो एज रखा गया है ग्रेड 1 के लिए वो 18 से लेकर के 33 साल तक, और ग्रेड 3 के लिए 18 से लेकर के 30 साल तक। ठीक है, पहली वैकेंसी में कोरोना का मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो एक रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा पूरा खत्म होता गया। इसमें कोविड का कहीं पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब इसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता है इसके कैटेगरी के कारण। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और उसके बाद में एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो देखिए, जितने भी बड़े पद होते हैं उनमें ग्रेजुएशन एक न्यूनतम क्राइटेरिया होती है, मिनिमम मानक होती है, उतना माना जाता है। तो जो ग्रेड 1 हो गया आपका, उसमें आपका बीएससी, बीए वीए नहीं चलेगा भाई, बीए वीए कुछ भी नहीं चलेगा, याद रखो। कॉमर्स कॉमर्स आर्ट्स वार्ट्स कुछ भी नहीं चलेगा, बीएससी चलेगा। या तो फिजिक्स में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या सीएस में हो, या आईटी में हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो। ठीक है, या आपने बीटेक किया हो या बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हो तो चलेगा, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में तो आपका चलेगा। तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि देखिए, टेक्नीशियन शब्द से नाम किया जाता है टेक्निकल पद, और टेक्निकल पद के लिए जो डिग्री अभी चाहिए होंगी वो टेक्निकल चाहिए होंगी। पता चले साहित्य में तुम ग्रेजुएशन करके बैठे हो और इसमें अप्लाई करो तो किसी काम का नहीं है। इसीलिए मेरे भाई यहां पर नहीं लिया जाता है, टेक्निकल डिग्री ही चाहिए होती है। अब इसमें बात करें ग्रेड 3 को लेकर के। ग्रेड 3 में 2 तरह की नौकरियां हैं। एक यहां पर जो हो गया एसएनटी यानी सिग्नल और ये करके है। ठीक है, मतलब सिग्नल टी का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है शायद। ठीक है, तो एक एसटी वाला अलग है और एक एसटी वाला अलग है। इसमें क्या होता है, देखो, ग्रेड 3 में 2 भर्तियां हैं। इस वाले में अगर आप जाओगे तो इसमें 10th के साथ में तुमको आईटीआई चाहिए होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और इसमें यहाँ पर 10th के साथ में जो होगा वो सीसी ए चाहिए होगा आपका। ठीक, इसमें एक और बात, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जी हमने बीटेक किया तो ग्रेड 3 भर पाएंगे, नहीं भर सकते, अलाउड नहीं है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अच्छा हम 12th किए हैं तो भर पाएंगे? हाँ, सिग्नल ट्रेड ना, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, वही ध्यान से मेरे से उतर गया था एकदम यहाँ पे। तो जैसे इसमें ग्रेड 3 में जो हो गया वो एक और पोस्ट है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। तो इसमें कौन से वो लोग भर सकते हैं? तो इसमें दोनों लोग भर सकते हैं, जो 10th और आईटीआई किए हैं वो भी भर सकते हैं, और जो 12th किए हैं फिजिक्स और मैथ्स में मेरे भाई यहाँ पर वो भी भर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10th आईटीआई वाले दोनों भर पाएंगे, लेकिन जो 12th किए हुए हैं फिजिक्स और मैथ्स के साथ में वो इसको भर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं भर सकते। इस बात का यहाँ ध्यान रखिए, साफ तौर पर ये लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, इसको लेकर के कंफ्यूजन हद से ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो चलो 2 पद हो गए, बढ़िया बात हो गई। फॉर्म कितने से मेरे भाई डेट हो गया वो भी बात हो गई, कब से कब फॉर्म भर सकते हैं वो भी बात हो गया, वैकेंसी लास्ट में कुछ सालों में कब आई वो भी बात हो गई। ठीक है, अब सर एक्साइटेशन आ रहा है, मजा आ रहा है, अब लग रहा है फॉर्म भरने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो पेपर यहां पर जो होगा वो कितने चरणों में होगा? ऐसा तो नहीं कि 4 साल का प्रक्रिया, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, सबसे फास्ट है यहाँ पर। एक ही पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब जब तुम्हारा सीबीटी शब्द आ जाए समझ लेना वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा, ओएमआर का झंझट नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड होता है तो 90 मिनट आपको मिलते हैं, और 90 मिनट मिलते हैं तो कंप्यूटर पर जनरली लिखने का तो काम होगा नहीं, यानी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको उनको टिक करना होगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं, कितने नंबर का होता है वो अभी हम आएंगे। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक कट ऑफ निकलता है, मान लीजिए आप पेपर देने गए, पेपर देने के बाद में 10 लाख लोगों ने पेपर को दिया, लेकिन सारे लोगों को तो नहीं चूज किया जा सकता, तो शुरू के 1 लाख लोगों को चयनित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे
पे, उसकी एक अपनी कट ऑफ होती है। जो 1 लाख लोग मेरे भाई कट ऑफ में आ जाते हैं तो उसको भेजा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी आपका आधार कार्ड के साथ में आपका 10th का, 12th का, और जो जो डिग्री आपने बताई है कि हमने ये किया है, हमने ये किया, बस उसी को सत्यापित किया जाएगा। आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जनरली रेलवे की सारी नौकरियों के लिए आंखों का तंदुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। सोचिए किसी को कलर विजन की समस्या है, लाल उसको हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है, और आप उसको लोको पायलट बना दीजिए, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ट्रेन के साथ साथ आप भी स्वाहा हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें आंखों की जो है ना, मतलब एक तरीके से विजन बहुत जरूरी है। इसमें किसी का लेसिक सर्जरी है तो जहां जहां पर एथिक मेडिकल की जरूरत पड़ेगी उसमें उसको बॉयकॉट, मतलब सीधा सीधा मना कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। जैसे अब इसमें सवाल होता है जी चश्मा पहने हुए हैं तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो चश्मा पहने वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात, पेपर में कोई प्री और मेंस नहीं होता। दूसरी बात, यहां पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अभी हम समझाएंगे 1/3 का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट है वही आपसे मांगे जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर जो होगा, आप एक तरीके से ये मान करके चलिए कि भैया चश्मा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन लेसिक सर्जरी वाले नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और चीज है, एक पे लेवल पर सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 2 भरे तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। बहुत लोग ज्यादा होशियारी बनते हैं कि एक पे लेवल पे 2-2, 3-3 फॉर्म भर देते हैं होशियार बन करके, तो फिर वहां पर कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब बताओ कितने पोस्ट तुम्हारे हैं, एक ग्रेड 1 और एक ग्रेड 3। ग्रेड 1 स्टेशन मास्टर का हो गया जिसमें 323 पद हैं। ठीक है, और ग्रेड 3 तुम्हारे सामने लगभग 6200 जो भी था हमारे सामने वो पद था। ग्रेड 1 चूंकि मेरे भाई जिसके अंदर हमें बैचलर इन साइंस की डिग्री की जरूरत थी, जिसके अंदर बीटेक की डिग्री की जरूरत थी, उसमें यहाँ पर उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस आते हैं तुम्हारे 10 नंबर के, रीजनिंग आता है 15 नंबर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया 20 नंबर का, गणित हो गया 20 नंबर का, और ये वाला बहुत जरूरी है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। चूंकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है, तो 35 क्वेश्चन आपके इतने हो गए। कुल मिलाकर के 100 सवाल 100 नंबर के, और समय कितना मिलता है, 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, और कितने की होती है, 1/3 की होती है। इस बात को आप यहां पर ध्यान रखिए। ठीक, अब ये पूरा पूरा संपूर्ण आपका सिलेबस हो गया। इसमें आपके मन में इच्छा होगी गुरुजी कट ऑफ कितनी जाती है, जरा वो बताइए। ठीक है, यहां पर आपका पेपर 100 नंबर का हो गया तो कट ऑफ भी तो जाती होगी। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जोन होता है। एक सिंपल कट ऑफ, जैसे सीजल में एक सिंगल कट ऑफ आ जाए, वैसा काम नहीं चलता है, जोन के हिसाब से कट ऑफ चलता है। जैसे सिकंदराबाद एक जोन है, रांची एक जोन है आरआरबी का, कोलकाता एक जोन है, प्रयागराज एक जोन है, ये सारे अलग अलग हैं। तो सिकंदराबाद में बात करें तो पिछली बार जो वैकेंसी थी इसमें ग्रेड 1 की वो 76 वैकेंसी थी, और उसमें यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 73। यानी दिमाग में भी फिट करके चलना है कि 75 से ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, एससी की जो कट ऑफ गई थी वो यहां पर 59 थी, एसटी की इतनी थी, ओबीसी का लगभग 70 था, ईडब्ल्यूएस का इतना था, एक सर्विसमैन का इतना। ऐसे ही रांची जोन में अगर हम बात करें तो 71 हो गया इसका, और ओबीसी का 65 हो गया। ठीक है, तो अलग अलग जोन के बच्चों अलग अलग कट ऑफ होते हैं। जनरली जो कट ऑफ होते हैं, अगर हम ओबीसी की बात करें तो मेरे भाई 60 से लेकर के 70 के बीच में आपका कट ऑफ आता है, और इसमें बात करें तो 65 से लेकर 75 के बीच में आपका कट ऑफ आता है। क्योंकि दशमलव में अंक है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड हैं, मतलब इसका पेपर अलग अलग शिफ्टों में होता है, और अलग अलग शिफ्टों में होता है तो कठिनाई के स्तर पर इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर बढ़ाए जाते हैं, किसी के नंबर कम किए जाते हैं। तो रॉ स्कोर मेरी तरफ से, मतलब अगर आप कंफर्म सिलेक्शन चाहते हैं तो 70 नंबर तो मान करके चलिए, कितना नंबर तो आपको लाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया ग्रेड 1 का, जो स्टेशन मास्टर की नौकरी के बराबर है, मतलब उतने के पावर के बराबर है। अब आ जाते हैं दूसरा वाला ग्रेड हमारे सामने 3, इसको लेवल 2 की नौकरी हम बोलते हैं। ये थोड़ा सा किसका कौन कर सकता था, जो 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है वो कर सकता है, और जो मेरे भाई एसएनटी भरना चाहता है तो उसमें 10th और आईटीआई और साथ में 12th में फिजिक्स और मैथ वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे तो इसमें बहुत वास्ट मेरे भाई डिग्रियां नहीं मांगी जा रही, तो इसीलिए सिलेबस भी बहुत वास्ट नहीं है। गणित सीधा सीधा 25 नंबर का हम पढ़ा रहे, गणित विश्वास करो पूरा 25 का 25 नंबर आएगा। रीजनिंग में आपके आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ाते हैं, जबरदस्त 25 नंबर का उसका है, आ जाएगा। जनरल साइंस आपका 40 नंबर। इसमें जो खेला होता है ना, मैथ और साइंस का खेला होता है, ये मान के चलो। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस तुम्हारे सामने 10 नंबर का। यहां भी 100 प्रश्न है, वहां भी 100 प्रश्न थे, वो भी 100 नंबर का था, ये भी 100 नंबर का था। वहां भी 90 मिनट, यहां भी 90 मिनट। पाठ्यक्रम में दोनों में क्या आ गया, बदलाव आ गया। ठीक है, उसका कट ऑफ हम आपको अलग अलग जोन का दिखाएं, इसका कट ऑफ हम आपको अलग अलग जोन का दिखाते हैं। वहां पर भी जैसे था आपके सामने सिकंदराबाद, रांची, ये यहाँ देखो बेंगलुरु, यहाँ साउथ का हमने थोड़ा लिया, बेंगलुरु हो गया, त्रिवेंद्रपुरम हो गया, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, मालदा, भोपाल, ये सब। यहाँ भी सिकंदराबाद है। ठीक है, वैकेंसी आपके सामने इतनी है, और जो ऑफिशियल
कट ऑफ है। जैसे वहां पर आपके इसमें देखो कट ऑफ कितनी जाती है, 84 के करीब में, इतने के करीब में, मतलब आप इसमें देख सकते हो। हालांकि ये मैंने एक जनरल कैटेगरी का बताया है, ठीक है। उसमें कट ऑफ कितना कम था, इसमें कट ऑफ कितनी ज्यादा है। वहां पदों की संख्या जबकि कम थी, यहाँ पदों की संख्या ज्यादा है। क्यों? ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। देखो 10th पास करने वाले लोगों की संख्या ITI के साथ में देखोगे बहुत ज्यादा है, लेकिन वही बीटेक वालों की देखोगे तो वहां पर क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं बढ़िया से, तो इसकी कट ऑफ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा जाती है। तो इसमें तो आप ये देख लीजिए, आपके सामने नंबर है, तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसमें बात करते हैं कि जी सटीक तैयारी यहाँ कैसे हो, पूरा आपके सामने डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैटेगरी वाइज आपके सामने है, अलग अलग जोन का, UR में कितना, SC में कितना है, ST में कितना है, पूरा OBC। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने एक टारगेट को सेट करने के लिए कि अगर इस बार कंफर्म सिलेक्शन लेना है तो हमें कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे। अब बात आती है इसके तैयारी को लेकर के, तो देखो चाहे ग्रेड 1 की बात करो चाहे ग्रेड 3 की बात करो, इसमें तुम्हारा मैथ हो गया, उसके बाद में रीजनिंग हो गया, इसके बाद में साइंस हो गया, इसके बाद में GS हो गया। अगर सटीक तरीके से सही जगह पर नहीं पढ़ा तो तुम्हारे लिए समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। और ऐसे केस में मैं आपको बताऊं तो जो हमने आपकी तैयारी के लिए मेरे भाई सबसे बेस्ट उपाय किया है वो हमने आपके लिए किया है मेरे भाई बैच में, आपका वंदे भारत बैच, ठीक है। एक रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस के लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच बनाया और उस बैच का नाम ही आपके वंदे भारत के साथ में रख दिया कि वंदे भारत रेलवे का पूरा पूरा फाउंडेशन बैच है। एक तरीके से कि जिसके अंदर में अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो NTPC हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, वो किसी भी परीक्षा में अगर वो बैठेगा तो कंफर्म सिलेक्शन लेगा। इसके अंदर मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, साइंस में आपकी आरती मैम पढ़ा रही हैं जिनकी काफी अच्छी पकड़ है रेलवे के ऊपर में, और GS में हमारी पूरी की पूरी टीम है, ठीक है। ये बच्चों जो बैच है आपका यहाँ पर अभी इसके जो है ऑफर में चल रहा है, 999 इसकी फीस है और 999 में कंप्लीट 899 तो खाली मेरा मैथ का होता है, 899 सर का होता है, रीजनिंग का, और ऐसे करते करते 5000 का करीब ये बैच है। लेकिन अभी आपको मिल रहा है ऑफर में 999 में, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करके आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। पेपर को क्लियर करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो मेरे भाई पढ़ना जिससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो पाए, तो वो आपको यहाँ पर ये बेस्ट टीम है रेलवे की जो जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रही है, इससे आप कर लेंगे। और दूसरा होता है आपका प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए मैथ और साइंस का सबसे बड़ा रोल होता है, तो मैथ और साइंस के लिए हम लोग किताब निकाल दिए हैं, ठीक है। ये किताबें हैं जो कि बहुत फेमस किताबें हैं और ये पीली किताबों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो रेलवे को लेकर के यहां पर ये वाली जो किताब है पीली किताब के नाम से बहुत फेमस है। रेलवे के कंप्लीट मैथ की तैयारी आपकी इस रेलवे गणित की किताब से हो जाएगी और ऐसे ही रेलवे में जो GS और साइंस मिला करके जो हो जाएगा वो आपका ये रेलवे सामान्य अध्ययन का हो जाएगा। तो दोनों पीली किताबें अपने आप में पर्याप्त है रेलवे के आपकी पूरे सिलेबस को कवर कराने के लिए। कितने में आती हैं, क्या आती हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, अलग अलग जगहों पर। पढ़ाई यहां से कर लीजिए, अभ्यास यहां से कर लीजिए, इतना काफी है, इससे ज्यादा करने की और कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दो पद हैं आपके, एक ग्रेड 1 है मेरे भाई जो कि स्टेशन मास्टर के बराबर है, लेवल 5 की नौकरी, और एक ग्रेड आपके सामने 3 है जो लेवल 2 की नौकरी है। जैसे इसमें हमने कहा था कि बेसिक पेमेंट आपको इतनी मिलती है, फिर उसके बाद हो जाता है DA अभी बढ़ करके काफी अच्छे पोजीशन पर आ चुका है। DA का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो ये परसेंटेज भी बढ़ता है। इस संख्या का इतना परसेंट अगर आप निकालेंगे तो इतने के करीब में आ जाएगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, इस संख्या का इतना परसेंट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। TA का मतलब आने जाने का खर्चा, ट्रेवल अलाउंस, जो कि यहाँ पर इतना हो जाएगा, और बाकी कुछ और भत्ते होते हैं जो मिला करके इतना। जब इस पैसे में सारी चीजों को जोड़ देते हैं तो लगभग इन हैंड की जो सैलरी है वो आपको इतना मिल जाती है। और यहीं पर जब आप इसमें जाते हैं लेवल 3 वाले में तो इसकी बेसिक पेमेंट DA और SRA मिला करके इतना। अच्छा, ये चीज जितना परसेंट DA यहाँ रहेगा उतना ही परसेंट यहाँ रहेगा, तो रेलवे की सारी पदों में DA का परसेंटेज सेम, सारी पदों में HRO का परसेंटेज सेम। जो चेंज होता है वो बेसिक पेमेंट होता है, और बेसिक पेमेंट के आधार पर सबकी कैलकुलेशन करके फाइनल सैलरी और उसके पर फाइनल सैलरी आपको मिल जाती है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जी। DA समय समय पर बढ़ते रहता है, जैसे मैंने कहा आपको। HRA भी आपके शहर के ऊपर में निर्भर करता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में HRA ज्यादा होता है। बाद में कहीं बोल दो हमको तो HRA जो है वो यहाँ पर 15% या 20% मिल रहा है, तो भाई गांव देहात में पोस्टिंग होगी तभी वहां मिल रहा होगा। अब जैसे लखनऊ में आप रूम का किराया देखिए और एक छोटे से गांव बरेली या कहीं गोंडा बस्ती में जाकर के आप वहां किराया देखिए, फर्क है। तो जैसे जैसे शहर की महंगाई होती है उसका परसेंटेज भी वैसे होता है। मुंबई में सोचिए कितना महंगा
किराया रहना, कौन नौकरी करने जाएगा, रेंटे वहां 20,000 रुपया है, बोलोगे सरकार को हाथ जोड़ते कहीं और पोस्टिंग दे दीजिए, यहां मत दीजिए, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो सरकार भी कहती है कोई बात नहीं, महंगा शहर पर हम तुमको पैसा ज्यादा देंगे, नहीं हुआ तो हमारा क्वार्टर है, तुम उसमें रह लेना। इस तरह की बात है। मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी मिलती है। रेलवे में अगर आप नौकरी करते हैं तो जो अच्छे पद होते हैं उनमें ज्यादातर ये फायदा मिलता है कि पूरे भारत में आप या हो सकता है आपका पूरा परिवार समेत फ्री में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक पास बना दिया जाता है, उसके आधार पर आप बढ़िया मौज मार सकते हैं, एवन मतलब यहां पर घूम सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी समय के साथ तो सैलरी आपकी बढ़ रही होती है।